इस मनहूस दाती कमरे में बरकी रूह की अजियत रसानी मेरे जहन में आई और रोंगटे खड़े हो गए। मुझे 3 बार चंद सेकंड्स के लिए करंट दिया गया था और अब मुझे यूं लग रहा था कि मैं 3 बार जान कुनी का अजाब सहकर और मौत के मुंह में जाकर वापस आया हूँ। जहाँ जहाँ से करंट मेरे जिस्म में दाखिल हुआ था वहाँ से अभी तक रग पट्टे फोड़े की तरह दुखते थे और स्याही माइल दाग नजर आते थे। मैं 4-5 मिनट तक तारीकी में दरख्त से टेक लगाए बैठा रहा। टांगों में कदरे जान आ गई। मैं फिर उठ खड़ा हुआ। बरगद की लकड़ी हुई जड़ों में से एक जड़ मेरे कांधे पर आई और सीने की तरफ रींग गई। ये लख्त मुझे महसूस हुआ कि जड़ वापस मेरे कांधे की तरफ आ रही है। सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे जहन ने कहा कि ये बरगद की जड़ नहीं है। एक तेज़ इस्तरारी हरकत के तहत मैंने अपने जिस्म को झटका दिया और पीछे हटा। कई फीट लंबा सांप मेरे जिस्म से जुदा होकर दब से कच्ची ज़मीन पर गिरा। मैंने इसकी फंकार सुनी। तारीकी में इसका हेयोला देखा। वो फन फैलाई मेरे सामने खड़ा था। मैंने राइफल सीधी की, उंगली ट्रिगर पर रखी, लेकिन फिर एकदम दिमाग ने काम किया। इस सांप से ज़्यादा इस राइफल का फायर मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था। गोली चलने की आवाज़ मेरे दुश्मनों को मेरी तरफ खींच सकती थी। मैं तेज़ी से पीछे हटता चला गया। मैंने सुन रखा था कि सांप अपने शिकार का पीछा भी करता है। दादी कहा करती थी कि भड़का हुआ सांप कभी कभी घुड़सवार को भी जा लेता है। मैं उल्टे पाँव पीछे हटता रहा और मेरी नज़रें सांप के हेयोले पर मरकूज रहीं। वो पीछे नहीं आया। मैंने रुख फेरा और फिर हवा के रुख पर भागना शुरू कर दिया। वो बड़ी अजीब रात थी। मैं कुछ दिन पहले भी इसी तरह एक तारीक जंगल में भागा था और ख़ुद को भांडियल स्टेट के जंगल से निकालना चाहा था, लेकिन तब और आज की सूरत हाल में बहुत फ़र्क था। आज मेरे हाथों में एक मौलिक हथियार था और सीने में इस हथियार को चलाने की हिम्मत भी थी। आज मैं बिला तरद्दुद किसी को मार सकता था और मर भी सकता था। हाँ, कुछ औकात ऐसे ही काया पलट होते हैं और कुछ फ़िक्रों की बाज़गश्त और कुछ मंजर की याद ऐसे ही ज़िंदगियों के रुख बदलती है। इमरान के मुस्कुराता चेहरा एक बार फिर मेरी निगाह में आया। बेशक इसने कहा था मरना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी मौत की जिम्मेदारी खुद पर लेना नहीं चाहता, इसलिए ख़तरात से टकराता हूँ और बदतरीन हालात का पीछा करता हूँ। मैं भागता रहा और चलता रहा और दम लेता रहा, फिर भागता रहा, यहाँ तक कि सफ़ेदा शहर नमदार होने लगा। रात भर घोंसलों में दबके रहने वाले परिंदे बेदार हुए और चहचहाने लगे। पहले इनकी आवाज़ें मध्यम थी, फिर बुलंद होती चली गईं। अंधेरे में सफ़ेदी घुली और फिर गालिब होती चली गई। हवा का रुख भी बदल चुका था। इर्द गिर्द के मनाजिर वाज़ेह होने लगे। पत्तों से अटी हुई ज़मीन, झाड़ियाँ, दरख्त और दरख्तों की बुलंद शाखों के पीछे से झलक दिखाता हुआ नीलगा आसमां। मैं एक यकसर वीरान जंगल में था। आसार से तो सही लगता था कि दूर तक किसी आदमजाद या नफ्स का निशान नहीं। रोशनी ज़रा ज़्यादा हुई तो मुझे कहीं कहीं कच्ची ज़मीन पर पंजों और खुरों के निशान दिखाई दिए। मैं जंगली ज़िंदगी से कतई नाआशना था। मुझे मालूम नहीं था कि किन जानवरों के कदमों के निशान हो सकते हैं और कहीं कहीं जो फुजला बिखरा दिखाई देता था वो किन जानवरों का है। रात गाहे बगाहे मुझे जानवरों की दूर अफ्तादा आवाज़ें भी सुनाई देती रही थी, लेकिन मैं इनके बारे में भी कोई नतीजा अखज़ करने से कासिर रहा था। एक जगह बारिशी पानी का छोटा सा तालाब नजर आया। इसके गिर्द भी पंजों के निशानात कसरत से थे। एक तरफ किसी हिरन साइज के जानवर का ढांचा पड़ा था। पानी निथरा हुआ था। प्यास की शिद्दत ज़्यादा थी और धूप निकलने के बाद मज़ीद बढ़ सकती थी। मैंने दिल कड़ा करके थोड़ा सा पानी पिया, मुँह हाथ धोया, अपने कुर्ते के गीले दामन से राइफल पर लगा हुआ कीचड़ साफ किया। ये रूसी साख्त की राइफल थी। खमदार मैगजीन काफ़ी लंबा था। मैं मैगजीन अलहदा करके गोलियों की तादाद देख सकता था, लेकिन यह तजस्सुस महंगा पड़ सकता था। ऐन मुमकिन था कि मैं मैगजीन दोबारा राइफल से अटैच न कर पाता। 10-15 मिनट वहाँ सुस्ताने और अपनी चोटों को सहलाने के बाद मैं फिर चल पड़ा। घोड़ा गाड़ी के उल्टने से कोई जख्म तो नहीं लगा था, मगर जिस्म पर कई जगह नील मौजूद थे। अब वक्त गुजरने के साथ इन चोटों का एहसास हो रहा था। खासतौर से बाएं बाजू को हरकत देना दुश्वार लग रहा था। अगले 3-4 घंटे मैं मुसलसल चलता रहा। कभी कभी भागना भी शुरू कर देता था। इस अरसे में मुझे सिर्फ एक भैंस नुमा स्याह जानवर की झलक दिखाई दी या फिर 2 चीतल यानी नीलगांव थे जो तेजी से भागते हुए एक तरफ ओझल हो गए। चारों तरफ दरख्तों के लामतराही सिलसिलों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। इन दरख्तों में सरकंडों और झाड़ियों के दरमियान कहीं कहीं बारिशी पानी के गेड़े थे या किसी तेज आंधी से उखड़े हुए दरख्तों के तने थे। यूँ लगता था कि इस रुए ज़मीन पर, इस घने जंगल के सिवा कुछ है ही नहीं। मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे अपनों के पास वापस जाना है, मुझे हर सूरत इस घेरे को तोड़ना है। मैं दिल ही दिल में दोहरा रहा था और चलता जा रहा था। शायद सुल्ताना ने ठीक ही कहा था। मैं एक फिड़फिड़ाता हुआ पंछी ही था। ये पंछी एक मुद्दत से अपना पिंजरा तोड़ना चाहता है। किसी की कशिश इसे अपनी तरफ खींच रही है। किसी की खूबसूरत आंखें इसे शब रोज़ बेकल रखती हैं। वो पिंजरे की सलाखों से टकराता है, लहू लहू होकर गिर जाता है। जख्म मुंदमिल होते हैं तो वो फिर फिड़फिड़ाना शुरू कर देता है। एक अरसे से यह सिलसिला जारी है। दोपहर हो गई थी। धूप अब जिस्म में चुभने लगी थी।
मुझे दरख्तों के दरमियान एक आबी गुजरगाह नजर आई। इसका पहाड़ 10-12 मीटर से ज़्यादा नहीं था। किनारे कटे फटे थे और इन पर कसरत से दाब उगी हुई थी। मैं इस आबी गुजरगाह के किनारे घने दरख्तों के साए में बैठ गया। यूँ लगता था कि मेरे इर्द गिर्द सैकड़ों मील तक कोई इंसान मौजूद नहीं है। जंगल साए साए करता था और तेज़ धूप के सबब नबातात की महक फ़िज़ा में फैलना शुरू हो गई थी। मैंने सोचा कि अगर इस वक्त यहाँ कोई सयाफ़ाम हबशी नज़र आ जाए तो इस जगह कांगो या तंजानिया वगैरह का जंगल तस्वर करने में दुश्वारी ना हो। मैं वहाँ बैठा रहा और दोपहर ढलने का इंतज़ार करता रहा। किसी नकेली शाख के लगने से मेरी कलाई पर गहरा ज़ख्म आया था। करीबन 2 इंच जगह से खाल उतर गई थी। इस ताज़ा ज़ख्म की वजह से कलाई के एक बहुत पुराने ज़ख्म का निशान भी मादूम हो गया था। मेरे दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। पता नहीं क्यों सरबत इस तरह टूट कर याद रही थी कि दिल किसी आहिनी मुट्ठी में आ गया था। मुझे एक वाक़या याद आने लगा। हमारे वालिदैन ने हमारी शादी के वक़्त का बाकायदा ऐलान तो नहीं किया था, ताहम बैनुस्सतूर ये बात तय की थी कि शादी कब और किस मौसम में होनी है। मुझे पता नहीं था कि सरबत ने अपनी फ़ाइल में इंतज़ार के माह साल को दिनों में तब्दील कर रखा था और इन दिनों की तादाद के मुताबिक कागज़ पर लकीरें लगा रखी थी। वो हर सुबह उठकर इन लकीरों में से एक लकीर को काट देती थी। उस रोज़ हम एक पार्क में बैठे थे। मेरी नज़र सरबत की फ़ाइल पर पड़ी। वहाँ लकीरें नज़र आईं। मैंने इससे फ़ाइल लेना चाही। इसी दौरान में सरबत के हाथ में पकड़ा हुआ कलम निब की तरफ से मेरे बाजू में छुप गया। कलाई और कोहनी के दरमियान से खून निकल आया। वो तड़प कर पीछे हट गई। इसने कलम और फाइल दोनों फेंक दिए और मेरा बाजू देखने में मशगूल हो गई। ज़ख्म का वो निशान अंग्रेज़ी के हरूफ एस से मिलता जुलता था। मैं ये ज़ख्म दिखाकर इसे अक्सर सताया करता था। कहता था, देखो कितनी बेरहम हो तुम। लोग दरख्तों के तनों को छेदते हैं, तुमने अपने नाम के लिए मेरे बाजू को छेदा है। वो शर्मिंदा हो जाती और फिर कई दफ़ा माफ़ी तलाफ़ी के लिए मेरे बाजू के निशान को चूम लेती थी। एक दिन जब इसने ऐसा किया तो मैंने शरारत से कहा था, अच्छा होता अगर इस दिन तुम्हारा कलम कलाई की बजाय मेरे होंठों पर लगा होता। इसने शोल्डर बैग मेरे सर पर दे मारा। वो ज़रा सा चौंक कर मेरी नाक पर लगा। ठहर जा तेरी तो। मैं इसके पीछे लपका। वो इठलाती और बल खाती हुई भागी और अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़कर सीधी छत पर चली गई, जहाँ खाला सफ़िया और पुप्पो सकीना वगैरह बैठी थी। वो दिन ऐसी ही खूबसूरत यादों और शरारतों से इबारत थे। आज कलाई के इस ताज़ा ज़ख्म के साथ इस पुराने ज़ख्म का निशान मादूम हो गया था और मुझे यूं लग रहा था कि मेरी कोई निहायत कीमती चीज़ खो गई है। मैं थक गया था। मेरे चारों तरफ गुंजान जंगल था। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। अब तो यूं लगता था कि मैं कई हफ्ते भी यहाँ भटकता रहूं तो बाहर निकलने की राह न पाऊंगा। मैं इस छोटी नदी के साथ साथ फिर चल पड़ा। अंधेरा होने तक चलता रहा। हरियाली कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही थी। भूख से बुरा हाल था। शाम होते ही परिंदे अपने ठिकानों पर वापस आ गए। जूं जूं तारीकी फैलती गई, जंगल जागता गया। गाये बगाये मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मुझे मालूम था कि रात के वक्त मुझे किसी दरख्त पर होना चाहिए, मगर दरख्त पर भी कीड़े मकोड़ों और दीगर हशरात के ख़तरात मौजूद थे। फिर मुझे मालूम था कि तेंदुए और जंगली बिल्ले वगैरह भी जो अज़हद ख़तरनाक होते हैं दरख्तों पर चढ़ जाते हैं। मगर पता नहीं क्या बात थी कि मैं ज़्यादा खौफ महसूस नहीं कर रहा था। शायद इसकी एक वजह वो ताकतवर राइफ़ल भी थी जो मेरे हाथ में थी, और एक वजह वो इनकलाबी कैफियत भी थी जो कल नीम शब से मेरे सीने में मौजन हो चुकी थी। और आज जैसे तैसे मैंने शाह बलोत के एक बुलंद दरख्त पर गुजारी। मैं सारी रात नीम गनूदगी की कैफियत में रहा। छोटी नाल वाली रूसी साख्ता राइफ़ल एक कीमती असासे की तरह मेरे कांधे से लटकी रही। जंगली हयात की मौजूदगी सिर्फ आवाज़ों तक महदूद थी और ये आवाज़ें मुझ तक पहुँचती रहीं। सुबह एक बार फिर अपने खस्ता जान बदन को समेट कर चल पड़ा। भूख अब नकाहत बनकर जिस्म के हर रेशे में उतरने लगी थी। मैं इस कटी पटी गुमराह नदी के साथ साथ चलता रहा। टांगे बेजान हो रही थी और सर चकरा रहा था। दोपहर के वक्त मैं नीम जान होकर फिर इस मदम चलने वाले पानी के किनारे शीशम और जंतर के दरख्तों के नीचे बैठ गया। मैं ढूंढता तो मुझे इन रंग रंग के दरख्तों, पौधों और झाड़ियों में कहीं ना कहीं नबाताती खुराक मिल सकती थी, लेकिन मैं अभी तक तजब्दुब में था। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या खा सकता हूँ और क्या नहीं। अजीब सी मायूसी मुझ पर तारी होने लगी। क्या मैं कभी यहाँ से निकल न सकूँगा? क्या मैं फिर पकड़ा जाऊँगा? क्या भागने के जुर्म में इस बार मेरी गर्दन उतार दी जाएगी? जहन में एक बार फिर सवाल हुजूम करने लगे। दफतन मेरी निगाह दाब और कीचड़ में फंसी हुई एक शय पर पड़ी। मैंने गौर से देखा ये ब्राउन शीशे की एक बोतल थी। न जाने ये कहाँ से बहती हुई आई थी और अब कहाँ से यहाँ दो पत्थरों के दरमियान फंसी हुई थी। इस पर काई जम चुकी थी। मैंने ये बोतल निकाल ली। ये अंदर से खाली थी। मैंने इसे एक तरफ फेंक दिया और एक बार फिर दरख्त से टेक लगा ली। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि मैं इसी गुंजान जंगल में हमेशा चकराता रहूँगा, कभी यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा। ये हसीयत के सबब दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। आंखों में नमी जाग गई। अपने पिछड़े हुए शिद्दत से याद आने लगे। बैठे बैठे दिल में पता नहीं क्या आई। मैंने बोतल फिर उठा ली।
इसे उलट पलट कर देखता रहा। मेरे बाजू के जख्म से अब भी खून रिस रहा था। मैंने अपनी जेबें टटोली, एक जेब से करेंसी नोट मिल गया। मैंने एक पतली सी शाख ढूंढी जिसे कलम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। अपने बाजू के ज़ख्म को कुरेद कर मैंने इसे कुछ मज़ीद खौंचका किया। शाख के कलम को इस खून में डुबो कर करेंसी नोट पर लिखा, मेरे प्यारों मैं ज़िंदा हूँ, मेरा इंतज़ार करना, मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा, ताबिश। इससे आगे अपना लाहौर का मुख्तसर पता लिखा। नोट की दूसरी तरफ मैंने अपने लहू से 3 नाम लिखे, फ़रा, आतिफ़ और सरबत। फिर मैंने इस नोट को काई ज़दा बोतल के अंदर रखा, बोतल का ढक्कन बंद किया और अश्कबार आंखों के साथ इसे पानी में बहा दिया। मैं जानता था कि इस बोतल को कहीं नहीं पहुंचना, शायद वो कुछ ही आगे जाकर कहीं घास वगैरह में अटक जाएगी या फिर इस बेकरार जंगल के अंदर ही कहीं किसी बारिशी झील में जा टकरेगी। लेकिन बोतल को इस तरह बहते पानी में डालना मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने खुद को किसी कदीम कहानी के किरदार की तरह महसूस किया। वो कहानियाँ जिनमें अनहोनियों की उम्मीदें पाली जाती हैं, जिनमें गहरी तारीख राहों पर आस और इंतज़ार के दीप जलाए जाते हैं। इन कहानियों में अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ जाने वाले दूर दराज के जजीरों में सदा के लिए महसूर हो जाने वाले लोग साहिलों पर बैठे हैं और उफक के पार देखते हैं। वो पानियों को पार करने के लिए कभी तनों से कश्तियाँ बनाते हैं, कभी दरख्तों को आग लगाकर दूर दराज के जहाज़ों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करते हैं और कभी नामें लिखकर और इन्हें बोतलों में बंद करके लहरों के सुपुर्द कर देते हैं। मैंने भी बोतल को नदी के बहाव में बहा दिया था। वो तैरती गई और मुझसे दूर होती गई। मैं इसे देखता रहा और सोचता रहा, ये दूर देश के किसी ऐसे पानी में पहुंचेगी जहां कोई कश्ती रान, कोई मछेरा इसे निकालेगा और मेरे प्यारों तक पहुंचा देगा। मेरी निगाहें बोतल पर जमी रहीं। वो दूर होती गई, धीरे धीरे एक नुक्ता बनी और फिर मादूम हो गई। मैंने रुख फेर दिया। मेरे सामने 4 अफराद खड़े थे। इनमें से 2 के हाथ में राइफलें और 3 के हाथ में खौफनाक फल की कुल्हाड़ी थी। बिल्कुल यही लगा कि वो अचानक ज़मीन के अंदर से नमोदार हो गए हैं या दरख्तों के तने चीर कर बाहर निकल आए हैं। मैं अपनी जगह पथरा कर रह गया। मेरी निगाहें गहरे सांवले चेहरे वाले तिवारी लाल पर जमी थी। इसकी आंखों में कहर की बिजलियां चमक रही थीं। मुझे अपनी बसारत पर भरोसा नहीं हुआ। दिलो दिमाग की कुछ वही कैफियत हुई जो चंद रोज़ पहले इस वक्त हुई थी, जब बादो बारां की रात में एक सुनसान जंगल के अंदर अचानक इन लोगों ने मुझे आदा बोचा था। लेकिन तब मैं और आज में फ़र्क था, एक संगीन और मोहलिक फ़र्क। और ये फ़र्क आग की एक देवकामल लहर की तरह मेरे सीने में मौजन था और मेरे रगो पै में सिरायत किए हुए था। मेरी राइफल मुझसे 3-4 फीट दूर गहरी सबज घास पर पड़ी थी। तिवारी लाल की जहरीली फंकार मेरे कानों से टकराई। बड़ा शौक है तुझे भागने का? मेरा ख्याल है अगर भगोड़ों का आलमी मुकाबला कराया जाए तो तू हराम जादों में पहले नंबर पर आए। मैं खामोश खड़ा था, लेकिन मेरे जिस्म में आज जो जुदा किस्म की हलचल थी, इससे तिवारी और इसके साथी बेखबर थे। इन्हें मालूम नहीं था कि अजियत की इंतहा बिलाखिर बेखौफी में बदल चुकी है। दर्द की भुनी में तप तप कर और जल जल कर खाम धा तक आखिरकार अपनी शक्ल तब्दील कर ली है। हाथ ऊपर उठाओ। तिवारी के पहलू में खड़े शख्स ने मेरे सीने का निशाना लेते हुए करख्त आवाज़ में कहा, लड़ाई एक फ़न भी है, लेकिन लड़ाई एक दीवानगी भी है। ये एक आर्ट भी है और एक ऐसी सरकशी लहर भी है जो किसी ज़ाब्ते कायदे को नहीं मानती। ऐसी सरकशी लहर को तजुर्बा दरकार होता है, ना माहौल और ना हिकमत अमली। और मैं एक ऐसी ही लहर के ज़ेरे असर था। मुझे हाथ ऊपर उठाने का हुक्म दिया गया, लेकिन मैं अपनी राइफ़ल की तरफ गया। राइफ़ल उठाने के लिए मेरा तेज़ी से झुकना मेरी ज़िंदगी का जवाज़ बन गया। धमाके के साथ एक गोली मेरे सर को छूती हुई गुजर गई। मैं राइफ़ल पर गिरा। तब राइफ़ल बरदार ने दूसरी गोली चलाई। एक गोली मेरे पहलू के पास एक कच्ची ज़मीन में लगी। तब तक मैं भी ट्रिगर दबा चुका था। मैंने 2 फायर किए। इनमें से एक गोली सीधी राइफ़ल बरदार की गर्दन में जा घुसी। वो झाड़ियों में गिरा। कुल्हाड़ी बरदार और तिवारी लाल दोनों बुखला कर पीछे हटे। तिवारी लाल का पाँव फिसला और वो उलट कर नशीब में चला गया। इसकी धोती के अंदर से इसकी काली स्याह टांगे दूर तक नजर आईं। दूसरा राइफल बरदार डेविड था। इसने राइफल मेरी तरफ सीधी कर रखी थी, मगर इसके चेहरे पर शदीद घबराहट के आसार थे। वो पीछे हट रहा था और साथ साथ राइफल को झटक रहा था। इस वक्त तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन कई दिन बाद मालूम हुआ कि डेविड ने मुझ पर गोली चलाई थी, मगर गोली चैम्बर में फंस गई थी। डेविड बर्फ की तरह सफ़ेद चेहरे के साथ कई कदम पीछे हटा, फिर अचानक रुख फेर कर भाग निकला। कुल्हाड़ी बरदार इससे 10 कदम आगे था। मैंने बेदरेग डेविड नामी इस बंदे पर फायर किया। एक गोली तो ज़ाया हो गई, दूसरी इसकी टांग में कहीं लगी, लेकिन वो रुका नहीं, लंगड़ाता हुआ भागता रहा। मेरे सर पर खून सवार था। मैं जुनूनी लहजे में चिल्लाया, मुझे मारो, मुझे मारो, भागते क्यों हो हरामजादो, मुझे जान से मार दो। इसके साथ ही मैंने कई गोलियां चलाई और इनके पीछे लपका। वो देखते ही देखते दरख्तों में ओझल हो गए। मैं जुनूनी अंदाज में इनके पीछे दौड़ता रहा। मेरी आवाज़
जंगल में दूर तक गूंजती रही। अचानक मुझे अंदाज़ा हुआ कि दोनों अफराद घोड़ों पर सवार होकर भाग निकले हैं। मुमकिन था कि वो कहीं पास से कमक लेने गए हों और ये भी हो सकता था कि बदहवास हो गए हों। अचानक मुझे तिवारी लाल का ख्याल आया। वो बौखलाहट में पीछे हटा था और नशीब की झाड़ियों में गिरा था। मैं राइफल सौंध कर इस नशीब की तरफ भागा, मगर 20-25 मीटर आगे ही गया था। ये दाएं तरफ से मुझ पर 2 फायर हुए। ये पिस्तौल के फायर थे। एक गोली मेरे बाजू को छेदती हुई गुजर गई। मैं तिल मिलाकर पलटा। झाड़ियों में तिवारी लाल की सफ़ेद धोती की झलक नजर आई। मैंने एक के बाद दिगरे 3 फायर किए। जंगल धमाकों से गूंज उठा। धोती जैसे ज़मीन पर बिछ गई। तैश के सबब मैं होशो हवास से बेगाना हो रहा था। ये ख्याल किए बगैर कि तिवारी के पास पिस्तौल है और वो अब भी मुझ पर जवाबी फायर कर सकता है, मैं भागता हुआ इसके सर पर पहुंच गया। इसे सिर्फ एक गोली लगी थी, लेकिन यही काम दिखा गई थी। ये गोली इसके पेट में दाखिल होकर पसलियों की तरफ से निकल गई थी। मुझे पहली बार पता चला कि सर पर खून कैसे सवार हो जाता है, किस तरह एक कत्ल के बाद दूसरे कत्ल बाएं हाथ का खेल नजर आने लगते हैं। मेरी आंखों में जुनून देखकर तिवारी लाल का सांवला चेहरा काला स्याह हो गया। होके गया, गोली मत चलाना, मेरा कोई दोष नहीं, ये गोरा साहब का हुक्म था। मैं फंकारा, गोरा साहब के हुक्म पर ही तो सुल्ताना को जुर्गा लाया था। इसके हुक्म पर तूने इसे जेल से निकाल कर इस कोठी में पहुंचाया होगा और इसी के हुक्म पर तूने कोठी के बाहर पहरा दिया होगा ताकि वो आसानी से इसकी आबरू खराब कर सके। नहीं, तिवारी ने करब के आलम में अपना सर नफी में हिलाया। सुल्ताना को जुर्गा लाने वाला मैं नहीं, मोहन कुमार है। मैं सौगंध खावत हूँ। मैंने सिर्फ 3 इंच के फासले से इसके सर पर फायर किया। इसकी खोपड़ी टूट गई। शायद मैं मज़ीद फायर भी कर गुजरता, लेकिन जहन में ये एहसास मौजूद था कि मेरे पास एमुनेशन कम है। तिवारी की मनहूस मुतलाशी आंखों को हमेशा के लिए बुझाने के लिए मैं निढाल सा हो गया। हाँफता हुआ सा मैं चंद कदम पीछे हट गया और एक दरख्त से टेक लगा ली। 40-50 फीट आगे नदी का किनारा था और वहाँ दूसरी लाश पड़ी थी। मैं देख रहा था और हैरान हो रहा था। क्या इन दोनों जीते जागते इंसानों को मैंने मारा है? अपने हाथों से मारा है? बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हकीकत सामने थी और अभी सीने में आग की वो देवकामल लहर भी बुलंदी में कम नहीं हुई थी। मैंने नदी के किनारे मरने वाले मुहाफिज गिलास चेक की। गोली इसकी फरबाए गर्दन की हड्डी तोड़कर दूसरी तरफ निकल गई थी। इस शख्स की राइफल इसके पास ही पड़ी थी। इस राइफल में बड़ा मैगजीन लगा हुआ था और निस्बतन बड़ी भी थी। मैंने ये राइफल उठा ली और दूसरी रख दी, क्योंकि दोनों राइफलों को लेकर चलना आसान नहीं था। ये दूसरी राइफल हासिल करने का एक फ़ायदा मुझे ये भी हुआ कि गोलियों की एक बेल्ट भी मिली। ये बेल्ट मरने वाले की कमर से बंधी हुई थी। मैंने बेल्ट खोलकर जैसे तैसे अपनी कमर से बांध ली। अपनी वाली छोटी नाल की राइफल पानी में फेंक दी। तिवारी लाल के पास पड़ा हुआ पिस्तौल भी मेरे काम आ सकता था। ये पिस्तौल भी मैंने उठा लिया। मेरा दिल कह रहा था अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। डेविड और इसका कुल्हाड़ी बरदार साथी कमत लेकर वापस आ सकते हैं। तिवारी लाल की जामे तलाशी में कुछ करेंसी, सिगरेट और दीगर अशिया भी मिली जो मैंने अपने पास रख ली। इसके बाद मैं वहाँ से चल दिया। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर डेविड और कुल्हाड़ी बरदार शख्स घोड़ों पर यहाँ से आए हैं तो तिवारी और इसका मरने वाला साथी भी यकीनन घोड़ों पर होंगे। इसके घोड़े भी यही कहीं होंगे। मैं थोड़ा आगे गया और 2 घोड़े दरख्तों में बंधे हुए मिल गए। वो बड़े इन हमाक से हरी भरी घास पर मुंह मार रहे थे। मैंने इनमें से घोड़ा मुंतखब किया। मेरी घुड़सवारी सिर्फ मरी और एबटाबाद वगैरह तक महदूद थी। हम अपने वालिदैन के साथ इन हिल स्टेशंस पर जाते थे और किराए के घोड़ों पर थोड़ी बहुत सवारी कर लेते थे। उस तजुर्बा यहाँ जॉर्ज गोरा के वसी और अरीज़ अस्तबल में आकर हासिल हुआ था। घोड़ों की आदात का थोड़ा बहुत पता चला था। मैंने घोड़ा खोला, इसे थपकियाँ देकर ज़रा शांत किया और फिर सवार हो गया। हकीकी मानों में ये मेरी ज़िंदगी की पहली घुड़सवारी थी। मैं घोड़े को पहले आहिस्ता चलाता रहा, फिर थोड़ी थोड़ी एड़ लगानी शुरू कर दी। मैंने डेविड और इसके साथी को शुमाल की तरफ भागते देखा था। मैंने जुनूब का रुख किया। तजुर्बे के बगैर घोड़े पर बैठना और घने दरख्तों में एक तवील सफ़र करना नहायत दुश्वार काम था, मगर मेरी जहनी कैफियत कुछ ऐसी थी कि मैं सब कुछ कर गुजरने को तैयार था। जब मरना था तो फिर डरना क्या। बाजू पर लगने वाली गोली ने मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। एक काबिल बर्दाश्त जख्म था। मैंने करीबन 1 घंटे तक घोड़े पर सफ़र किया। इस दौरान में कोई ख़ास वाक़या तो नहीं हुआ, मगर मेरा जहन मुसलसल सोचता रहा और तहय्युर की लहरें मुझे उथल पुथल करती रहीं। गनी साहब ने, सुल्ताना ने और फिर बख्शू हमेश ने मिलती जुलती बात ही कही थी। उन्होंने कहा था कि मुझे किसी सफले अमल के ज़रिए इस राजवाड़े की हदूद में पाबंद कर दिया गया है। मैं इन गुंजान जंगलों को पार नहीं कर सकता और जब भी कोशिश करूँगा पकड़ा जाऊँगा। और मुझे ये भी बताया गया था कि मैं ऐसी कई एक नाकाम कोशिशें कर चुका हूँ। शुरू में मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आया था, मगर अब जहन में अजीब सी बेकली थी। चंद दिनों के अंदर ये दूसरा वाक़या हुआ था। इस घने वीरान जंगल में जहाँ 20 मील तक कोई आदमजात के आसार नजर नहीं आते थे, तिवारी, डेविड और इनके साथी यूं वारिद हुए थे जैसे ज़मीन से निकल आए हों।
ये कैसे हो सकता था? वो क्यों कर किसी गाइडेड मिसाइल की तरह मुझ तक आ पहुँचे थे? और सुल्ताना ने बताया था कि ये कुछ मेरे साथ ही मखसूस नहीं है। स्टेट के वो ख़ास कैदी जिन्हें बहर सूरत यहाँ रखना मकसूद होता है, इस शहर के असर में लाए जाते हैं और फिर वो कभी इस स्टेट को छोड़ नहीं सकते। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।